सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे एक विशिष्ट खाद्य या फूड जिसका नाम है एक्सोन। इसको अकुनी के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे एक्सोन या अकुनी क्या है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, इसमें हम बात करेंगे ई कॉमर्स नीति में परिवर्तन। समझेंगे ई कॉमर्स क्या है और इसकी नीति में क्यों परिवर्तन करने की मांग की जा रही। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे बायकॉट चीन की व्यवहारिकता। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम सभी लोग क्या कर रहे हैं कि चीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको बायकॉट करने का प्रयास कर रहे हैं, स्लोगन दे रहे हैं और सभी से इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे इसकी व्यवहारिकता समीक्षकों के अनुसार किस रूप में हमें दिखाई देती है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोन के विषय में। जैसा कि आपको पता है, भारत में विविध संस्कृतियों का समावेश हुआ है। इसके कारण हर क्षेत्र में अलग अलग अपनी एक फूड हैबिट विकसित हुई है और यही कारण है कि जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत या दक्षिण भारत से हम पूर्व या पश्चिम की ओर जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है कि खाद्य हमको देखने को मिलते हैं, खाना देखने को हमको मिलता है। इसके पीछे एक कारण तो जलवायु है। जैसा कि आपको पता है कि जलवायु निर्धारित करती है कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन प्राकृतिक रूप में हो सकता है, कितना उत्पादन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि उनको किस चीज़ का भोजन करना है, कम या ज़्यादा, और उसी के कारण वो अपने क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चीज़ों से अलग अलग प्रकार के विशिष्ट जो है कि फूड खाने की चीज़ें बनाते हैं और उसका वह उपभोग करते हैं। इस समय पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में एक खाद्य जो है कि पदार्थ एक्सोन है, वह चर्चा का कारण बना हुआ है। इस चर्चा के कारण के पीछे कारण यह है कि अभी एक रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसमें इस खाद्यान्न को लेकर कुछ बातें लिखी गई हैं। जो बातें लिखी गई हैं उसमें यह बताया गया है कि इसका जो प्रक्रिया है बनने का वह थोड़ा सा अलग है, कुछ विशिष्ट प्रकार का है और यह जो खाने का फूड हैबिट है यह बहुत मिलता जुलता है आपके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के संदर्भ में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई है। मैं आइए बताता हूँ कि दरअसल ये है क्या एक्सोन। एक्सोन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें एक्सो, जिसका अर्थ होता है सुगंध। वहीं दूसरा शब्द है ने, अर्थात एक्सोन में 2 शब्द हैं। पहला हो गया एक्सो जिसका मतलब सुगंध, दूसरा है ने या फिर ने, इसका अर्थ होता है डीप या स्ट्रॉन्ग। तो कुल मिलाकर एक ऐसा पदार्थ जिसमें से जो है कि खूब स्ट्रॉन्ग या डीप या खूब अच्छी सी सुगंध आए, ऐसे पदार्थ को बोला जाता है एक्सोन। अब देखिए ये क्या है एक्सोन, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप पहचान पा रहे होंगे तो यह जो है कि सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन के दाने हैं। इस सोयाबीन के दाने को क्या किया जाता है, इसको देखिए, पहले इस सोयाबीन को भिगोया जाता है, भिगो के फिर जो है कि इसको उबाला जाता है, उबाल कर फिर इसको क्या किया जाता है, केले के पत्ते में इसको बांध कर रखा जाता है, इसको हल्की सी गर्मी दी जाती है। फिर ये देखिए हल्का सा देखिए इसमें फर्मेंटेशन होता है, तो यह देखिए जो अकुनी है ये कुछ इस रूप में हो जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसको कूटा जाता है और कूट कर इसका केक बनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है बनाने की इसके, ये कई दिनों में कंप्लीट होती है और इसी को बोला जाता है अकुनी और इसी को बोला जाता है एक्सोन। तो यही क्या है, चर्चा का कारण बना हुआ है। अब देखिए है क्या, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, इसको अब एक एक करके समझते हैं। एक किण्वित अर्थात फर्मेंटेटेड भोज्य पदार्थ है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ को आप ऐसे रख देते हैं तो उसमें जो है कि अपने आप कुछ रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, सामान्य शब्दों में समझाऊं तो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें यह जो आपका सोयाबीन है, इसको कई प्रक्रिया के बाद जो है कि इसको केले के पत्ते में बांध के रखा जाता है। इस प्रक्रिया में जब वो ढका रहता है तो उसमें कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। और चेंजेस क्यों आएंगे, क्योंकि किसी चीज़ को आप बंद करके
रख दीजिए, उसको हवा ना लगे और क्या हो उसको फिर गर्मी भी मिले तो उसमें परिवर्तन होता है। तो इसी फर्मेंटेटेड भोज्य पदार्थ को अकुनी के नाम से जाना जाता है, इसको एक्सोन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत अच्छी तरह की एक खुशबू आती है। कुछ लोगों को ये खुशबू पसंद नहीं आती है, दूसरी बात है, लेकिन फिर भी इसकी जो विशिष्टता है, इसकी खुशबू, इसकी सुगंध में पाई जाती है और ये काफ़ी पॉपुलर है आपके पूर्वोत्तर भारत में। अब इसका जो उपयोग होता है वो मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी खाद्य पदार्थों में किया जाता है। यह मांस, मछली, चिकन इत्यादि का जो मसाला बनाया जाता है, जो पेस्ट बनाया जाता है, उसका जो ये जो ग्रेवी होती है, उसका जो लिक्विड होता है, अर्थात जब मसाला आप बना रहे हैं तो उसमें डाला जाता है इसको, जिसकी वजह से जो भी आप यह नॉनवेज वाले जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एक विशिष्ट स्वाद आता है। इसके साथ साथ इसका अचार बनाया जाता है, इसकी चटनी बनाई जाती है। अब देखिए कैसे किया जाता है। इसके लिए सोयाबीन को भिगो कर रखा जाता है, फिर उसको उबाला जाता है। उबालने के बाद इसकी पानी को निकाल दिया जाता है और फिर केले के पत्ते के बीच में लपेट कर इसको फर्मेंटेशन के लिए कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। अब जो है कि फर्मेंटेशन के लिए हल्की सी गर्मी की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसको रसोई घरों की चिमनी के ऊपर रखा जाता है या छतों पर धूप में इसको रख दिया जाता है। कई दिनों बाद जब इसमें फर्मेंटेशन चालू हो जाता है, अर्थात इसमें हल्का सा जो है कि चिपचिपापन सा आ जाता है। कोई चीज़ है लगभग वो जो है कि उसको ढक के आप रखे हैं, गर्मी भी लग रही है, तो अंदर या अंदर जो है कि कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज हो रहा होगा। तो ये जब कुछ फर्मेंटेटेड हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा कूटा जाता है और कूटने को बोलता है मैश करना, अर्थात मीसना। तो इसको जो है कि थोड़ा सा मैश किया जाता है और फिर इसका केक बनाकर केले के पत्ते में क्या किया जाता है, इसको लपेट कर फिर से रख दिया जाता है। और फिर से जब रख दिया जाता है तो अब इसमें क्या होता है, सुगंध आनी प्रारंभ होती है और कुछ दिन बाद ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद यह जो है कि तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाता है तो यह इसका आप प्रयोग भोजन पदार्थों में करते हैं। और ये इसका भोजन पदार्थों में, जैसे आप कोई मसाला बना रहे हैं, कोई चटनी बना रहे हैं, तो उसमें आप इसके कुछ टुकड़े को, अर्थात जो मैंने आपको केक नुमा संरचना दिखाया, उसमें से तोड़कर आप उसको डाल सकते हैं। तो यही क्या है, अकुनी है। और इसमें यह कहा जाता है कि ये बहुत अलग प्रकार का, बहुत जो है कि लंबा समय लेने वाला यह भोज्य पदार्थ है, लेकिन हाँ, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। और यह पहचान जो इसका एक खाद्यान्न शैली है, ये कोई आज की नहीं है, ये लोक कथाओं में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्न आएगा कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं आपके, उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में इसका क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन राज्यों में, तो इसमें आप मिजोरम का नाम ले सकते हैं, नागालैंड का नाम ले सकते हैं, सिक्किम का नाम ले सकते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में ये खूब है। तो कुल मिलाकर पूर्वोत्तर भारत याद रखेंगे तो वहाँ पर ये हो जाए। इसके साथ साथ यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, जापान, चीन, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल और भूटान में भी काफ़ी पॉपुलर। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर कॉमन देखिए, तो एक तो पूर्वोत्तर भारत का वह क्षेत्र है जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, और बाकी यह वह सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल की संस्कृति सामान्यतः पाई जाती है, अर्थात चावल का उपभोग किया जाता है। तो चावल को खाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सामान्यतः क्या होता है, जो भी वो सब्जी बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और यह जो सब्जी बनती है उनको एक अलग टेस्ट देती है, इसी के कारण क्या है, इसका उपभोग किया जाता है। हालांकि इसका प्रयोग सभी घरों में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया भी जटिल होती है और इसकी जो विशिष्ट सुगंध होती है वो कुछ लोगों को गंध के रूप में, बदबू के रूप में भी आती है। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ लोग इसको बचते भी हैं, लेकिन बहुत से यहाँ पे चूंकि एक लोकल ट्रेडिशन का ये पार्ट है, तो बहुत से लोग इसको बहुत ज़्यादा हर अपने ट्रेडिशन पे इसको यूज करते हैं। नागालैंड की एक जनजाति है जिसका नाम है सुमी या सेमा। यह जो है कि इसके प्रति एक विशिष्ट रुचि रखती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस जनजाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। चूँकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अब सभी जगहों पर फैल रहे हैं, इसके कारण ये महानगरों में भी आजकल आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये देखिए, सोयाबीन से बनाया जा रहा है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये खाने के साथ साथ ये जो है कि काफ़ी न्यूट्रिशन रिच है, प्रोटीन रिच है। इसके कारण यह कहा जा रहा है
कि आप आजकल के रिसर्च में कि यह जो खाद्यान्न है ये अलग है, इसको कंजर्व करने की, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ ये भी है कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है थोड़ा सा जटिल है और इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी एक अलग प्रकार का है जो कि जिसको बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह था आपका एक्सॉन। हम अगले दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, वह है ई कॉमर्स नीति में परिवर्तन। ई कॉमर्स या ई व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से होने वाला व्यापार है। अब इस व्यापार में न सिर्फ हम कुछ इस सामान की खरीद और बिक्री करते हैं, बल्कि जितने भी सेवा प्रदाता हैं, अर्थात जो लोग भी अपना सामान बेचते हैं, जो लोग भी किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, जितने भी ग्राहक हैं, सबको क्या करते हैं, ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म होते हैं एक मंच पर लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट पर बात करें, तो इस पर हम आप कुछ भी बेच सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो लोग खरीदना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। आप किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, मैं किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह क्या है, प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने, साथ ही साथ भुगतान करने, डेटा अर्थात कहाँ पर डिलीवरी होनी है, कैसे पैसा आना है, इसका जो है कि डेटा का ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। और वर्तमान समय में ऑनलाइन ही सभी चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से आपने देखा कोविड-19 के दौरान जो है कि इसेंशियल गुड्स पहुंचाने की एक ज़रूरत समझी गई, और कुछ दिनों बाद ही जो ई कॉमर्स साइट्स हैं उन्होंने इसेंशियल प्रोडक्ट्स पहुंचाने चालू भी कर दिए। तो कुल मिलाकर आज के समय में ई कॉमर्स क्या है, एक जो है कि व्यवहारिकता है, एक जो है कि आज समय की मांग है जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये 4 प्रकार का होता है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब बिजनेस करने वाले लोग दूसरे बिजनेस करने वाले लोगों को बेचते हैं। कैसे, अब इसको आसान शब्दों में समझे। मान लीजिए मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो लैपटॉप में कई जो है कि कंपोनेंट्स लगते हैं, तो कोई कंपोनेंट्स बनाने वाले से मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही खरीद के मैं उससे मंगा सकता हूँ। तो मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, वो भी बिजनेस कर रहा है। दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर, अर्थात मैं किसी चीज़ का उत्पादन करता हूँ, मान लीजिए मैं लैपटॉप बनाता हूँ तो मैं आपको बेचूंगा, किसी को बेचूंगा, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि हम हैं और आप हैं। जैसे आपने देखा होगा OLX, तो OLX पे क्या होता है कि आप अपने सामान को बेचते हैं। ठीक यही जो है कि ई कॉमर्स में कई तरह के ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर ही एक दूसरे को सामान बेचते हैं। उसके बाद होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, अर्थात चीज़ों का अगर आप सामान बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो ये भी एक क्या है प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर इसके केंद्र में क्या है कि जो इंटरनेट है, जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग करके हमारा जो लेन देन है, व्यापार है, उसको एक मंच प्रदान करना और उस चीज़ को आगे बढ़ाना। यह उपभोक्ताओं और जो है कि विक्रेताओं के साथ साथ उसके जो भागीदार हैं, अर्थात जो खरीद बिक्री करने वाले लोग हैं, पूरी वो जो सप्लाई चेन है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं आसानी से कहीं पहुंच पाते हैं। 24/7 आप इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और इसी तरह से इसके हजारों लाभ हैं। लेकिन इसके अगर हम देखें तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं? आपने देखा होगा ई कॉमर्स की वजह से जो छोटे मोटे घरेलू जो उत्पादन करता थे, जो इससे नहीं जुड़ पाते, उनको हानि होती है। खैर वो अलग इशू है। पूरे विश्व में ई कॉमर्स समय की हकीकत बन चुकी है। वर्ष 2017 का मैं अगर डेटा दूँ आपके सामने, तो पूरे वैश्विक स्तर पर $3.9 ट्रिलियन का व्यापार सिर्फ ई कॉमर्स के माध्यम से हुआ था, जो कि 2019 में 4.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। जबकि इंडिया की इकोनॉमी आपको पता है 2.9 ट्रिलियन के नियर अबाउट है, और जितनी इंडिया की इकोनॉमी है पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार होता है। भारत आपको पता है विश्व में जो ई कॉमर्स के सबसे बड़े हब के रूप में उभरा है, और सभी बड़ी कंपनियां जो है कि क्या करना चाहती हैं, यहाँ पर व्यापार करना चाहती हैं। भारत के ई कॉमर्स में जो सप्लाई होती है सामानों, उसमें चीन से आयातित वस्तुओं का अनुपात ज़्यादा है। आयात पर जब आयातित वस्तुओं का अनुपात ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ई कॉमर्स क्या करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट को घर घर पहुंचा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि आयात पर हम अपनी निर्भरता कम करेंगे। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम ई कॉमर्स में भी थोड़ा सा चेंजेस लाएं। भारत जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर सकता है कि उनके मंच पर बेची जा रही वस्तुओं का उत्पादन वहीं
पर जहाँ पर हुआ है वह उसकी विशिष्ट स्पेस जो है कि उसकी पूरी सूचना अपने प्लेटफॉर्म पर दें। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जो है कि मोबाइल जो है कि उत्पादन करता हूँ, मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट पर जो है कि मोबाइल बेच रहा हूँ। आपको मोबाइल खरीदना है, आपने देखा बिक रहा है, सस्ता है, आपने खरीद ले। आपके पास चूंकि ये पूरा विकल्प वहाँ पर साफ साफ लिखा नहीं होता कि आखिर ये प्रोडक्ट बना कहाँ पे, इसके सामान कहाँ से है। तो होता क्या है कि इस समय कि हम लोग बाइकाट चाइना का स्लोगन दे रहे हैं। बाइकाट चाइना के लिए लोगों को ज़रूरी है कि उनको पता तो हो कि सामान चाइना से आया है, वियतनाम से आया है, ताइवान से आया है या दक्षिण पूर्वी एशिया किस देश से आया है। तो इससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि अगर वह चाइना से है या किसी दूसरी जगह से, तो उनको सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सामान्यतः क्या होता है कि लोग देखते हैं, प्राइस देखते हैं और ये देखते हैं कि उनको क्वालिटी कहाँ से कैसे मिल पा रही। ये नहीं देखते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ है, उसका उत्पादन किसने किया है। तो इसी समय एक प्रकार का चेक मार्क विकसित किया जा रहा है। चेक मार्क में यह होगा कि जहां पर प्रोडक्ट का सेलिंग होगा, जहां पर प्राइस होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि यह जो उत्पाद है यह भारत में बना है या इसकी असेंबलिंग हुई है, अर्थात इसके प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाए गए और फिर इसको जोड़कर बेचा जा रहा है, यह पूरी तरह से इंडियन है। इन सभी चीज़ों की सूचना इस पर देनी जाएगी। स्वाभाविक है, जब सूचना देना होगा तो हमारे जो ई कॉमर्स की नीति है उसमें परिवर्तन करना होगा। दरअसल है क्या कि वर्तमान समय जो उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी ना मिलने के कारण वह बाइकाट चाइना चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना के सामान क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। इसके कारण जो है कि हमें राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति का जो मसौदा हमने वर्ष 2019 में जारी किया था उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस नीति को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा तैयार किया गया है। आने वाले समय में जो है कि यह जो पूरा राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति है इसको जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी ये जारी इसलिए नहीं हो पा रहा, कोविड-19 की वजह से इसको जारी नहीं किया जाए। आने वाले समय में जो हमारी राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति वर्ष 2019 में जो है कि जिसका मसौदा तैयार किया गया था, इसमें क्या होगा, चेक मार्क लगाया जाएगा कि अर्थात जो भी कुछ बेच रहा है कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की पूरी वहाँ पर सूचना देगा। जैसे अभी क्वालिटी को लेकर देते थे, ठीक इसी तरह से कि आपका ये सामान कहाँ बना है ये आप पूरे ग्राहकों को बताइए, उनकी इच्छा पर है वो खरीदें या नहीं खरीदें। इससे क्या होगा कि जो हमारे अगर लोग सही में जो है कि वोकल फॉर लोकल का जो हमने नारा दिया है कि अर्थात जो है कि अगर हम लोकल प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, हम अपने स्वदेश प्रेम को अपनाते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि इंडिया में बना है कि नहीं बना है। फिर वो डिसाइड कर पाएंगे कि भैया हमें तो चाइनीज सामान ही लेना है या फिर इंडियन सामान ही लेना है। तो इससे क्या होगा कि कम से कम जो लोग सही में बाइकाट चाइना करना चाहते हैं तो उनके पास एक विकल्प आएगा और इससे ये होगा कि जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। हालांकि समीक्षकों का कहना है कि देखिए सिर्फ इतना कर देने से कुछ नहीं होगा, हमें सरकारी कई प्रकार के प्रयास करने होंगे। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, मोबाइल से लेकर जिन क्षेत्रों के, उनको कहना होगा कि उनको टैक्स में छूट देना होगा, उनको प्रमोट करना होगा, उनके लिए थोड़ा सा पॉलिसी में जो है कि लेवलाइज करना होगा, अपनी पॉलिसी को थोड़ा सरलीकृत करना होगा जिससे वह अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना सकें। और लोगों को ये समझना होगा कि 2 पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगे लेकिन अपने ही प्रोडक्ट को हम खरीदें। तो इससे क्या होगा, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि ई कॉमर्स में जो अभी हमें पता नहीं चलता है कि उत्पाद कहाँ से आया, ये लक्ष्य हमारा पूरा हो सकता है और हम बाइकाट चाइना करके कोशिश कर सकते हैं कि चाइना थोड़ा सा अपनी एग्रेशन को कम करे। अब आते हैं बाइकाट चाइना पर ही, और यही टॉपिक है पूरा। दोनों टॉपिक को अगर आप जोड़ के समझें तो और आपका अच्छा होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। अब जो डिस्कस करने, पता है आपको भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं इनकी मांग की जो कैपेसिटी है बहुत शानदार है, अर्थात वो डिमांड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और उनके पास जीवन में बहुत कुछ खरीदने का प्रयास कर। इस मांग को पूरा करने के 2 विकल्प हमारे पास हो सकते हैं। पहला तो क्या करें, हम स्वयं उत्पादन कर दें और दूसरा हम आयात करें। तो हर देश क्या करता है, दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन कई बार ये संतुलन बन नहीं पाता। और जब संतुलन नहीं बन पाता तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हम आयात पर निर्भर हो जाते हैं, जैसा कि अभी हम चीन के संदर्भ में हो चुके हैं।
देखिए कैसे हो चुके हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हमने चीन से लगभग 70.3 बिलियन डॉलर का आयात किया और उसी समय हमारा निर्यात केवल और केवल 16.7 बिलियन डॉलर का था। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात क्या कर रहे हैं, काफ़ी कम कर रहे हैं। तो जब हम निर्यात कम कर रहे हैं तो इस तरह से व्यापार में हमको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और ये जो व्यापार में घाटा है, छोटा मोटा घाटा नहीं है, 53.6 बिलियन डॉलर का है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि अभी जो हम जो आयात करते हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, चीन का है। मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, प्लास्टिक के सामान को ले लीजिए, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट को ले लीजिए या उनके पुर्जे ले लीजिए, मेडिकल के कच्चे माल ले लीजिए, दवाइयों को ले लीजिए, सोलर पैनल ले लीजिए, खिलौने ले लीजिए, प्रसाधन सामग्री लीजिए, सब में इन सब चीज़ों में आपको जो है कि चीन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर सहयोगी दिखाई देगा और ये बहुत बड़ा आपूर्ति करता है। कैसे आपूर्ति करता है, वर्ष 2018-19 में कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लगभग 60% का जो हिस्सा था वो चीन द्वारा निर्यातित थी। अर्थात चीन ने निर्यात किया तो हमने क्या किया था, आयात किया था। कितना, 60%। अर्थात अगर हम 100 डिवाइस बेच रहे हैं तो उसमें से 60 डिवाइस का संबंध किससे था, चीन से था। इसी के साथ साथ अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइकाट चाइना खूब ट्रेंड कर रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद अभी OnePlus 8 Pro हाल ही में एक जो है कि डिवाइस लॉन्च हुआ और इसका जो सेल था, अर्थात ये आपको पता है कुछ मिनट के लिए ओपन होता है, तो इस समय से पहले ही क्या हो गया, पूरा हो गया। अर्थात जितना ये प्रोडक्ट बेचना चाहते तो बिच गया। इसका मतलब क्या है, ये OnePlus 8 ये क्या है, चाइनीज कंपनी है। जियोमी, वीवो, ओप्पो जैसी जो चीन की कंपनियां हैं, इनका भारत के स्मार्टफोन के मार्केट पे लगभग 72% कब्जा है। अर्थात हम आप सब जितने लोग हैं, अधिकांश लोगों के पास जो भी मोबाइल है वह क्या है, कहीं ना कहीं उसका चाइना से कनेक्शन दिख रहा है। अब ये इतना बिक इसलिए पाते हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और जब सस्ते होते हैं तो इसी के कारण हम खरीदते हैं। आप विश्वास करिए कि हमारे आपके घरों में जो सामान दिख रहा है, अगर उस सभी सामानों का कुछ ना कुछ देखें, इवन जो उसमें कील लगती है, बहुत सी चीज़ें लगती हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, चेयर से लेके कुछ भी ले लीजिए, कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें चीन का मिल जाए। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हो सकता है मिल जाए, जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी अगर सामान्य घरों में जितनी चीज़ें हैं उसमें से अगर देखें तो आपको 70% चीज़ें ऐसी मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई चीन की लगी होगी। इससे यह पता चलता है कि उसका जो सामान है वो घरों घरों तक पहुंच चुका है। इन घरों घरों तक सामान जो पहुंचा है, इसमें क्या है, एक तो चीन की कंपनियों ने जो अपना उत्पादन बड़े सस्ते में किया है, हर व्यक्ति हर व्यापारी को दे रहे हैं और हर व्यापारी अपने अपने क्षेत्र में सामान लेकर बेच रहा है। रही सही कसर इन्होंने जो ई-कॉमर्स कंपनियां थी इन्होंने पूरा कर दिया और इसके कारण यह कहा जा रहा है कि भैया ये बहुत कठिन है कि हम चाइना के प्रोडक्ट का बाइकाट करें। खैर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मारुति और बजाज ऑटो की तरफ से यह कहा गया कि अगर हम चीन के सामान का बाइकाट करते हैं तो इससे क्या होगा, उनको जो सामान वो अभी चीन से खरीदते थे और वो थोड़ा सामान नहीं खरीदते, बहुत खरीदते थे, उसका जो बहुत बड़ा जो भाग है वह तुमको बाहर से जो है कि मंगाना पड़ेगा। और जब वह बाहर से मंगाएंगे तो इसके वजह से क्या होगा, उनके जो उत्पाद हैं वह उत्पाद क्या हो जाएंगे, काफ़ी महंगे हो जाएंगे। और जब उत्पाद महंगे हो जाएंगे तो यहाँ पर जो खरीदने वाले लोग हैं वह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अर्थात मान लीजिए एक आप कोई भी ले लीजिए, कोई 4 व्हीलर लीजिए जो कि अभी जो है कि 3 लाख 4 लाख की मिलती है, और जब क्या हो कि उसमें लगने वाले सामान किसी दूसरे देश, यूरोपीय यूनियन के देश या फिर जो है कि कहीं और से मंगाए जाएं तो वो क्या होंगे, महंगे बनेंगे। जब महंगे बनेंगे तो क्या करेंगे, हम आप नहीं लेंगे, यह बात कहा जा रहा है। एपीआई के मामले में जो है कि जो चीन पर हमारी निर्भरता अभी भी बनी हुई है। एपीआई क्या होता है कि जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसको आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जो हमें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं उसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनको एपीआई के, तो अभी जो हमारा एपीआई पर जो चीन का कब्जा है वो लगभग 70% का है। आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने लॉकडाउन किया था तो हम लोगों को ये दिक्कत हुई थी कि आखिर चीन के
के साथ हमारा एपीआई कैसे आएगा, एपीआई नहीं आएगा तो हम जो है कि जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री हो तो काफ़ी बंद हो जाएगी, और लॉकडाउन में उसी का सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करना जरूरी था। तो अभी भी 70% डिपेंडेंसी हमारी बनी हुई, हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कम से कम 4 से 5 सालों में बहुत मेहनत करने के बाद हम चीन से अपनी निर्भरता कम पर गए। खिलौने के अगर व्यापार को आप लेकर देखें तो इस पर लगभग चीन का जो है कि 90% कब्जा है। मोम से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं सब पर चीन का कब्जा है। एलईडी और एलसीडी में अगर चीन का हिस्सा देखें तो कुछ रिपोर्ट्स में तो ये 30 से 40% बताया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हमने देखा, सर्च किया, उसमें पता चला कि ये 56% है। आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं, जैसे आप ड्रीम 11 देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, ओला देखते हैं, स्विगी देखते हैं, बायजू आईएस देखते हैं, ये बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। इनकी कंपनियों की संख्या 1 2 20 30 नहीं, बहुत ऐसी कंपनियां, इसमें बहुत बड़ा निवेश चीन के लोगों का लगा हुआ है या चीन की कंपनियों का लगा हुआ है। तो अगर हम चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जिस प्रकार के जितने निवेश हैं उनका करें। अब बताइए, ड्रीम 11 है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, स्विगी है, जोमेटो, सब में तो आपको क्या है, चाइनीज आप जो है कि हिस्सेदारी दिखी। तो आप कैसे करेंगे, क्या आपके पास कोई रोड मैप है? समीक्षक यही पूछना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ अपने वो सुझाव भी देते हैं। क्या सुझाव देते हैं आगे बताऊं। और एक चीज़ और, इस समय जितने भी स्टार्टअप इंडिया में खुल रहे हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है वो चीन के द्वारा लगाया। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि पता है चीन को कि भारत के पास जनसंख्या अच्छी खासी है, लोगों की आय अच्छी खासी है, प्रोडक्ट काफ़ी खरीद सकते हैं, और जो स्टार्टअप में उनको जो है कि फ्यूचर दिखाई देता है पैसा लगा देते हैं। और यही स्टार्टअप आपके हमारे अगल बगल में, लेकिन हमें पता नहीं है कि वह जो दरअसल इंडियन प्रोडक्ट के रूप में दिखते हैं वह पूरी तरह से इंडियन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का इनपुट। इसके अलावा आपको पता है जो सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है उसमें हम लोग काफ़ी आगे हैं, बावजूद इसको अभी आपने देखा था हाल ही में जो है कि कहा गया कि 52 जो एप्लीकेशंस होता है उनको रेड फ्लैग दिया जा रहा है। रेड फ्लैग का मतलब है कि कम सुरक्षित हैं, क्योंकि इनका डेटा का जो स्टोर होता है वह चाइना में होता है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि आखिर आप कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों के क्षेत्रों में चाइना को तुरंत रिफ्रेश करेंगे सिर्फ बाइकआउट के नारे से। इसलिए ज़रूरी ये है कि चीन दरअसल अपने को यहाँ तक जिस कारण से पहुंचा पाया उसमें एक कारण है विनिर्माण। तो हमें क्या करना है कि उसकी जो विनिर्माण का जो सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसने विकसित किया, उससे दरअसल हमें सीख लेने की ज़रूरत है। और जब उसको हम सीख लेंगे तब हमको पता चलेगा कि न सिर्फ हम घरेलू आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं बल्कि हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं, जैसा कि चाइना अभी करता है। वह अपने लोगों के लिए भी उत्पाद बनाता है और पूरे विश्व को बेचता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी काम किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन के द्वारा जो टोटल निर्यात किया जाता है उसमें से भारत को जो निर्यात हम करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हमने लगभग $70 बिलियन का जो आयात किया, वह जो $70 बिलियन है वह चाइना के निर्यात का मात्र ध्यान दीजिएगा 3% है। और यही कारण है कि चाइना इस समय बहुत एग्रेशन से बोल रहा है बाइकाट करना हो कर लो, आपको दिक्कत होगा हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप इतना जल्दी सामान बनाने के सक्षम नहीं हो। वो क्या करता है, हमको तो क्या करता है, कम सामान बेचता है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस को जो है कि क्या करता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान बेचता है। और इस तरह से हम जो केवल उसके निर्यात का 3% हिस्सा रखते हैं उसको वह कह रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 3% हिस्सा है $70 बिलियन, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। क्या कि चाइना को ये चीज़ पता है कि हम बहुत जल्दी इसको ऐसा करने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बाइकआउट जो है कि चाइना की बात हुई हो, इससे पहले बाइकआउट नहीं हुआ। बहुत से देशों में ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी प्रोडक्ट को लेकर बाइकआउट किया है। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी बाइकआउट की यह जो समय आता है, फेज आता है, ये तुरंत तो बहुत प्रभावी नहीं होता। इसलिए प्रभावी नहीं होता क्योंकि उत्पादन में तुरंत वृद्धि नहीं हो सकती। चाहे आप अमेरिका के लीजिए, अमेरिका के लोगों ने एक बार जो है कि जापान के प्रोडक्ट का जो है कि बहिष्कार किया था। हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो हर देश ने लगभग कई ना कई बार बाइकाट किया है किसी न किसी दूसरे देश से विवाद होने पर। ठीक ऐसा ही हम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारा जो सीमा विवाद है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा उलझ गया है, तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि इसका इनपुट हम तुरंत प्राप्त ना करें। हम क्या करें, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट करें, उनको खड़ा करें। और जब खड़ा करेंगे तो धीरे धीरे चलने लगेंगे, और
जब एक बार चलने लगे तो वो दौड़ेंगे भी। अभी है क्या कि अभी हमने उनको खड़ा ही नहीं किया। अभी जितना कुछ होता है वो पेपर प्लानिंग के रूप में होता है। तो हमें क्या करना है कि जो पेपर में जो अभी तक कंपनियां थी उनको जमीन में उतारना है, और जो लोग अभी कहीं काम नहीं कर रहे थे उनका स्किल डेवलप करके हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। आप खुद समझिए कि आप जिस गांव से हैं, जिस शहर से, आपको वहां पर कितने लोग बेरोजगार मिल जाए। उन बेरोजगारों से अगर हम पूछें कि भैया आप क्या कर सकते हो, खुद बताएंगे कि उनके पास कौन से काम करने की स्किल। उनको वहां पे भेजिए, उनसे कहिए कि देखिए हम आपको 500 रुपये पर डे नहीं देंगे, आपको हम इतना जरूर देंगे कि आपका क्या हो जाए, भरण पोषण हो जाए, और हम कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगेगी हम आपका वेतन भी बढ़ा, तो 200-300 रुपये में आपको बहुत से हमारे यहाँ रोजगार करने वाले लोग मिल जाएंगे। जब कम कीमत में रोजगार करने वाले लोग मिल जाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, सरकार जो यहाँ पे होने वाले उत्पादन है उसमें टैक्स में छूट देगी, उनको प्रमोट करेगी। अपने आप इंडियन प्रोडक्ट चाइना के प्रोडक्ट के सामने ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि उनको डिफीट कर सकते हैं। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि सरकार लगभग 300 उत्पादों पर टैरिफ की रेट बढ़ा सकती है। टैरिफ रेट का मतलब है कि जब वो सीमा में प्रवेश करेंगे तो उन पर जो शुल्क लगता है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है कि लाभ मिलेगा। लेकिन इससे अच्छा एक विकल्प है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा समीक्षकों का ये भी मानना है कि अगर आपको चीन को काउंटर करना है तो तुरंत तो आप उसके प्रोडक्ट को बाईकाट कर सकते हैं, लेकिन आपको हानि। तो इसके लिए क्या करिए, चीन के स्थान पर ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय देशों के साथ आप जो सामान का व्यापार करते हैं उसको कीजिए। अर्थात आप एक लिस्ट बना लीजिए, जो चीन के सामान को आप मंगाते हैं उन सामानों को आप इन देशों से मंगाइए। हाँ, ये जरूर होगा कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आप सरकार के स्तर पर यह बातचीत होती है तो प्रोडक्ट की कीमत भी कम की जा सकती है। और साथ ही साथ सभी जो देश हैं जिनसे अब नए आप रिश्ते बनाएंगे, जिनसे सामान मंगाएंगे, वो भी भारत में व्यापार की संभावनाओं को देखते हैं। तो इसके वजह से प्रोडक्ट वहां से आने चालू हो जाएंगे। थोड़े से महंगे आएंगे, ये जरूर हो सकता है, लेकिन यह आपको खुद को अपने आप पर खड़ा करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। इसके साथ एक विकल्प ये भी कहा जा रहा है कि जब तक हमारे यहाँ की कंपनियों और व्यापारी समूह अपने लाभ के प्रतिशत को थोड़ा सा देश हित में कम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक नहीं हो। कैसे कि मान लीजिए मारुति ने कहा कि भैया प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मारुति से कहा जाए कि पहले आप एक मारुति कार पर अगर 50,000 का प्रॉफिट लेते तो 50,000 मत लीजिए, आप 30,000 रुपये लीजिए, और ये 20,000 रुपये क्या है जो आप अपने में कटौती कर रहे हैं, इसका सामान जो चीन से लेते थे, चीन के अलावा किसी दूसरे देश से लीजिए, और इसी में क्या हो जाएगा, आपका सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो कहना कुल मिलाकर ये है समीक्षकों का कि सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें अपने सप्लाई चेन, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें यहाँ अपने लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो कारपोरेट सेक्टर हैं, इनको भी आगे लाकर इनकी जिम्मेदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और देश हित के लिए कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, इसको मिलजुल कर काम करने की पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। तभी यह जो बाइकाट चीन का जो हमारा स्लोगन है व्यवहारिक हो सकता है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ज़्यादा इसको नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।